कहानी की शुरुआत एक हवाई अड्डे से होती है, जहां नीले आसमान में एक विमान ऊंचाई पर उड़ रहा है। इमारत के अंदर कई लोग इधर उधर आते जाते दिखाई देते हैं। कैमरा एक फूलों वाली शर्ट पहने आदमी पर रुकता है, जो किसी का इंतजार करता हुआ लगता है। थोड़ी देर बाद भीड़ में से एक काले बालों वाला नौजवान उसके पास से गुजरता है। बैग उठाए वह सीधे एयरपोर्ट के बाहर की ओर बढ़ता है। आखिरकार हम देखते हैं कि पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर यात्री टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। बुजुर्ग आदमी बहुत उत्साहित होकर कहता है कि दक्षिण कोरिया की हवा कुछ अलग ही है। उसकी पत्नी उसे डांटते हुए कहती है कि इस तरह की बातें मत करो, कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। लड़का झुंझलाकर पूछता है कि क्या उन्हें सच में ये अजीब कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपना बेटा कहती है और गले लगाकर कहती है कि यहाँ इस तरह की बातें मत करो। अब सड़क पर वे टैक्सी लेकर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल इमारत दिखाई देती है, जिसे देखकर वे दंग रह जाते हैं। रास्ते में वे एक अजीब आकार वाली इमारत के पास से गुजरते हैं। पिता कार से सिर बाहर निकालकर रंग बिरंगी इमारतों को देखकर हैरान रह जाते हैं। कार के अंदर हर कोई बड़े शहर को देखकर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। चकित होकर आदमी पूछता है कि क्या शहर की सारी इमारतें इतनी ऊंची होती हैं। माँ बस मुस्कुराते हुए अपने पति की प्रतिक्रिया देखती है, जबकि मुख्य किरदार पीछे की सीट पर चुपचाप सोच में डूबा रहता है। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि लगता है वे काफी समय बाद सो आए हैं। पिता उत्साहित होकर बताते हैं कि ये उनकी पहली बार है, जिससे ड्राइवर हैरान हो जाता है। आदमी खिड़की से बाहर शहर का नजारा देखकर इशारा करता है। माँ मजाक में पति के सिर पर हल्का सा मार देती है और कहती है कि इमारतों को देखो। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता और चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। सिर पर मार खाने के बाद पिता थोड़े चक्कर में आ जाते हैं। माँ हंसती है और बेटा शर्मिंदा हो जाता है। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जो एक बेहद शानदार रिहायशी इमारत है। नीचे से पूरा परिवार ऊपर देखता है और माँ उस जगह को देखकर मोहित हो जाती है। बताया जाता है कि उनका अपार्टमेंट $4 मिलियन से ज्यादा का है। भले ही लड़का बाहर से चुप और रूखा दिखे, लेकिन वह भी भीतर ही भीतर प्रभावित होता है। जैसे ही वह कुछ कहने वाला होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आकर पूछता है कि वे किस यूनिट में जा रहे हैं और पास दिखाने को कहता है। पूरा परिवार कुछ देर तक गार्ड को देखता रहता है। फिर पिता ऊपर की ओर इशारा करते रहते हैं कि उनका घर सबसे बड़ा है। गार्ड यह सुनकर पसीने पसीने हो जाता है। मांग खाती है कि वे पिछले महीने यहाँ शिफ्ट हुए हैं और बेटा शांति का इशारा करता है। गार्ड चौड़ी आंखों से स्तब्ध रह जाता है। दृश्य बदलकर हम सुइन नेशनल स्कूल पहुंचते हैं। एक क्लासरूम में टीचर ने ट्रांसफर स्टूडेंट के आने की घोषणा करते हैं। छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि नियाल लड़का कौन हो सकता है। एक छात्र कहता है कि एडवांस्ड क्लास में होना ही उसकी बुद्धिमानी दिखाता है। टीचर उससे कहते कि वह अपना परिचय दे। कुछ पल चुप रहने के बाद लड़का अपना नाम कांग जियान बताता है और गंभीरता से कहता है कि सभी उसका ध्यान रखें। क्लास में एक लड़की तुरंत उस पर क्रश कर लेती है और कहती है कि वह उसका आदर्श टाइप है। उसकी दोस्त कहती है कि एरो पहले ही उस पर नजर रख रही है। टीचर उसे बैठने के लिए कहते हैं ताकि क्लास शुरू हो सके। वह पीछे की खाली सीट पर बैठ जाता है, जहां लाल बालों वाला गुंडा पहले से बैठा है और उसे ध्यान से देखता है। लाल बालों वाला लड़का और उसका साथी मुख्य किरदार को कम दोस्ताना नजर से घूरते हैं। टीचर पूछती है कि क्या जियान इस सेमेस्टर के कोर्स को संभाल पाएगा। नया लड़का बस हाथ बांधकर चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पर एक बेहद मुश्किल गणित का सवाल हल करने की चुनौती देती है। मुख्य किरदार पूरे फोकस और दृढ़ नजर से चुनौती को देखता है। वह कुछ सेकंड सोचकर सीधा जवाब देता है, 2D4। सही जवाब सुनकर टीचर पूरी तरह हैरान और चुप हो जाती है। जवाब देने के बाद वह पेन उठाकर अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगता है। फिर हाथ उठाकर शांत भाव से बताता है कि उसने सवाल हल कर लिया है। एक सहपाठी हैरानी से उसे देखता है और टीचर जवाब की पुष्टि करती है कि वह सही है। अविश्वास में टीचर पूछती हैं कि क्या उसने सच में इतना कठिन सवाल दिमाग में ही हल कर लिया। वह चौंकते हुए कहती है कि उसने यह सब बहुत कम समय में कर दिखाया। यहाँ तक कि लाल बालों वाला गुंडा और उसका दोस्त भी नए लड़के की बुद्धिमत्ता से दंग रह जाते हैं। बाकी छात्र भी उसकी प्रतिभा देखकर हैरान हैं। जिस लड़की को वह पहले से पसंद था, वह अब और भी प्रभावित होकर कहती है कि वह उसके टाइप में और भी फिट बैठता है। कुर्सी पर बैठा मुख्य किरदार आत्मविश्वास से हाथ बांध लेता है। दृढ़ नजर से सोचता है कि वह अपना मिशन पूरा करेगा। अचानक सीन फ्लैशबैक में बदल जाता है, जहां छोटा जियान जंगल में हाँफते हुए भाग रहा है। थका हुआ और चोटों से भरा, वह बेहद बुरी हालत में है। एक और पल में वह अंग्रेजी और गणित की किताबों के साथ कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। पीछे से एक रहस्यमयी शख्स उसे ध्यान से देख रहा है, जिसके हाथ में एक बेहद तेज कॉम्बैट नाइफ है। कुछ समय बाद नौजवान पेड़ पर मुक्के मारने की प्रैक्टिस करता है और वह शख्स उसे देखता रहता है। पैरों पर बने कई निशाने बताते हैं कि उसने थ्रोइंग या टारगेटिंग की ट्रेनिंग भी की है।
थोड़ा बड़ा होने पर जियान आग्नेयास्त्र से निशाना साधने की प्रैक्टिस करता है। बर्फ से ढके माहौल में वह पूरी ताकत से मुक्केबाजी जारी रखता है। वर्दी में वह आदमी उसके कठिन प्रशिक्षण को गंभीरता से देखता रहता है। जियान के चेहरे पर एक आंसू बहता है। वह उदास है, लेकिन दृढ़ निश्चय से भरा हुआ। आखिरकार दोनों जंगल के एक खुले मैदान में आमने सामने खड़े होते हैं। बीच में एक चट्टान होती है। जियान तेजी से दौड़ते हुए अपने ट्रेनर पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान जियान एक जोरदार किक मारता है, लेकिन ट्रेनर उसे चाकू से रोक देता है। मास्टर उसके पंच को आसानी से ब्लॉक कर देता है, अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए। मुख्य किरदार चौड़ी आंखों से अपने प्रतिद्वंद्वी की कौशल देखकर चौंक जाता है। वर्दीधारी आदमी फिर पलटवार करते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। ट्रेनर पूरे समय गंभीर और फोकस्ड रहता है। चोट खाने के बाद भी जियान गुस्से और संकल्प के साथ उठ खड़ा होता है। तेज रफ्तार वाली भिड़ंत में दोनों घुमावदार ब्लेड वाले हथियारों से वार करते हैं। वापस वर्तमान में एक अफसर एजेंट सन को सूचित करता है कि उसका मिशन तय हो गया है। ऑपरेशन का स्थान होगा दक्षिण कोरिया। चेहरे को ढके हुए एक अफसर बताता है कि यह मिशन पूरा करने में 10 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। उद्देश्य है उच्च वर्ग में घुसपैठ करना और राजनीतिक व आर्थिक संपर्क बनाना। उसके बाद बस पार्टी से आदेश का इंतजार करना है। मिशन का बोझ महसूस होते ही हमारे नायक के माथे पर पसीना आ जाता है और वह तनाव में आ जाता है। उसका वरिष्ठ पूछता है कि क्या उसने सब समझ लिया, और जियान सैनी सलाम के साथ जवाब देता है। अचानक वह देखता है कि अफसर के पीछे कमांड रूम में 2 लोग प्रवेश कर रहे हैं। उसके माता पिता, जो सैन्य वर्दी पहने हुए बेहद गंभीर दिख रहे हैं। अफसर उन्हें परिचित कराता है कि ये वही साथी हैं जो मिशन में उसकी मदद करेंगे। नए साथी उसे गंभीर और पेशेवर नजरों से देखते हैं। वरिष्ठ अपनी टोपी ठीक करता है। टीम बन जाने से संतुष्ट नजर आता है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा नायक बिना कोई सवाल किए मिशन स्वीकार कर लेता है। उसके नकली माता पिता थोड़ा भावुक नजर आते हैं, यहाँ तक कि नकली पिता आंख से आंसू पोंछ लेते हैं। वर्तमान में लौटते हैं। परिवार अपने नए और शानदार अपार्टमेंट में बस रहा है। खिड़की से पिता सियोल की विशालता देखकर दंग रह जाते हैं। फिर पत्नी से पूछते हैं कि क्या जियान उन पर विश्वास कर लेगा। महिला चिंतित भाव से जवाब देती है और पति उदास नजर आते हैं। पत्नी को गले लगाकर वह कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो और शांत रहो। जोड़ते हैं कि फिलहाल लड़के को उस भयानक जगह से निकाल लाना ही काफी है। स्कूल में एक सहपाठी कहता है कि पॉपुलर एरा की नज़र नए लड़के पर है। नायक बस बगल में देखता है, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हो रहा है। जल्द ही लड़कियों का एक समूह उसे घेर लेता है, उसके अचानक ट्रांसफर को लेकर उत्सुक। वे पूछती हैं कि वह कहाँ से आया है और क्या उसके पिता मंत्रालय में काम करते हैं। स्पष्ट रूप से असहज लड़का पसीना बहाने लगता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। तभी तथाकथित वारिस आत्मविश्वास से भरे अंदाज में ग्रुप के पास आती है। पॉपुलर लड़की अपने दोस्तों के साथ उसके सामने खड़ी होती है। मुस्कान के साथ वह अपना परिचय देती है। मैं लियारा हूँ। वह पूछती है कि क्या उसका नाम सच में कांगजियान है, और वह चुपचाप उसे घूरता है। विश्लेषणात्मक नजरों से नायक उसे ऐसे देखता है मानो वह उसका लक्ष्य हो। रात में वह अपने कमरे में मिशन पर फोकस करते हुए पढ़ाई कर रहा है। उसकी मेज पर लियारा की फाइल पड़ी है, जिसमें उसकी सारी निजी जानकारी है। गंभीर भाव से वह अपने मिशन पर केंद्रित रहता है। तभी उसका नकली पिता कागजों का ढेर लेकर कमरे में आता है। वह कहता है कि ये लक्ष्य की फाइलें हैं और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा हैं। करीब से देखने पर दस्तावेजों की संख्या वाकई भारी लगती है। वह उसे डांटता है कि बोलने का तरीका ठीक करे, और लड़का हामी भरता है। थोड़ा खींचा हुआ दिखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। नकली पिता उसे याद दिलाता है कि उसे ऐसे व्यवहार करना है जैसे वह यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हो। गंभीर नजरों से वह पूछता है कि आदेश स्पष्ट हुआ या नहीं। नायक दृढ़ नजर से हाँ कह देता है। दृश्य फिर क्लासरूम में लौटता है, जहां जियान लियारा के सामने बैठा है। अपने मन में वह उसे मिशन का नंबर 1 प्रायोरिटी टारगेट मानता है। फाइल बताती है कि वह सैम जोंग ग्रुप के सीईओ की बेटी है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसका उद्देश्य है उसके करीब जाना, ताकि एक दिन कंपनी के रहस्य निकाल सके। लियारा फिर उससे पूछती है कि क्या वह हमेशा इतना चुप और रिजर्व रहता है। हल्की मुस्कान के साथ नायक आराम से उसका अभिवादन करता है। लड़की फिर अपना फोन निकालकर उसे दिखाती है। बिना वक्त गवाए लड़की उससे उसका इंस्टाग्राम मांगती है, ताकि वह उसे ऐड कर सके। जासूस बस उसके फोन को देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। ये देखकर उसकी एक दोस्त मजाक में पूछती है कि क्या वह उत्तर कोरिया से आया है। एरा फिर उससे उसका फोन मांगती है, ताकि कम से कम उसका नंबर ले सके। क्या जवाब दे, ये न समझ पाने पर जासूस पूरी तरह जम जाता है और चुप रहता है।
घबराहट में उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है, क्योंकि एक छोटी सी बात उसकी मिशन के लिए खतरा बन रही है। एरा की एक दोस्त पूछती है कि कहीं उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है क्या। हमारा हीरो लगातार पसीना बहाता है, कोई अच्छा बहाना सोच नहीं पाता। चिरकर पॉपुलर लड़की उसे गुफावासी कह देती है कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है। एरा उसे निराश नज़रों से देखती है और उसमें दिलचस्पी खो देती है। पीठ फेरकर वह बिना कुछ कहे चली जाती है। क्लास का एक छात्र इतना हैरान होता है जैसे पत्थर का बन गया हो। क्लास के गुंडे इस स्थिति पर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक सहपाठी फुसफुसाकर कहता है कि शायद उसके माता पिता बहुत सख्त हैं, तभी उसके पास फ़ोन नहीं है। लड़कियां फिर वहां से चली जाती हैं और हमारा नायक अपनी डेस्क पर अकेला रह जाता है। गुस्से में जासूस अपनी पैंट को कसकर पकड़ता है, सोचता है कि उसने कैसे गड़बड़ कर दी। सेल फोन और इंस्टाग्राम शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं, जिससे वह परेशान हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद हम शहर और एलीट स्कूल का एक वाइड व्यू देखते हैं। नौजवान पूरी तरह इस नई जगह की संस्कृति से अभिभूत है। अकेला वह फुटपाथ पर चलता है, दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचते हुए। उसके चमचमाते सफ़ेद स्नीकर्स सड़क पर चलते हुए अलग ही चमक रहे हैं। गंभीर चेहरे के साथ वह कोई रिकवरी प्लान सोच रहा है। अचानक वह देखता है कि छात्रों को लेने के लिए लग्जरी कारों की कतार खड़ी है। एक सहपाठी उसके पास से गुजरता है और जासूस को एहसास होता है कि वह एक अलग दुनिया में है। तभी लंबे बालों वाली एक लंबी लड़की उसके पास से गुजरती है, कुछ सोच में डूबी और थोड़ी नाराज सी दिखती हुई। गंभीर नज़रों से वह अपने बाल ठीक करती है और जैसे किसी बात से परेशान लगती है। नायक उसे ध्यान से देखता है और पहचानता है कि वह उसकी प्रायोरिटी 0 टारगेट है। तभी सूट पहना एक विशालकाय आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वह चौंक जाता है। वह विशाल बॉडीगार्ड उसके सामने खड़ा होकर उस पर छाया डाल देता है। गंभीर नज़रों से वह किसी बहुत महत्वपूर्ण शख्स की हिफाजत कर रहा है। हमारा हीरो उसकी कदकाठी से नहीं डरता और दृढ़ निगाहों से उसे देखता है। तभी ड्राइवर उस लड़की को बुलाता है कि वह लग्जरी कार में बैठे, जो सिक्योरिटी गार्ड से घिरी होती है। कार तेजी से निकल जाती है, लड़की को दूर ले जाते हुए। जासूस इस दृश्य को एरा के साथ खड़ा होकर देखता है, जो भी इस स्थिति से हैरान है। एरा अपने ड्राइवर को अलविदा कहती है और नीली कार में बैठ जाती है। उसकी कार एक काले लिमोजीन के पास से निकलती है, जबकि अन्य महंगी गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। एरा की गाड़ी भी निकल जाती है और नायक फिर से फुटपाथ पर अकेला रह जाता है। अकेला वह आसपास की दौलत को देखते हुए सोच में डूबा खड़ा रहता है। अचानक कोई हाथ उसके चेहरे को ढक देता है और कहता है कि रास्ता मत रोक। यह लाल बालों वाला गुंडा था, जो उसे धक्का देकर सिर पर चपत मार देता है। लाल बालों वाला लड़का घृणा भरी नजरों से देखता है और पूछता है कि वह अब तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है। नायक बस सिर झुकाए चुप रहता है, पलटकर जवाब नहीं देता। मुस्कुराकर गुंडा उसे उसके शांत स्वभाव के लिए परेशान करने वाला कहता है। तभी एक विशाल सिक्योरिटी गार्ड आता है और लाल बालों वाले को उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। गुंडा और उसका निजी सिक्योरिटी गार्ड पीली लग्जरी कार में बैठकर चले जाते हैं। फुटपाथ पर नायक सिलहुट्स की भीड़ के बीच खड़ा है। गंभीर और फोकस नज़रों से वह आसपास की पूरी स्थिति का विश्लेषण करता है। अचानक लंबे फ्रिंज वाला एक सहपाठी उसके पास आता है और कहता है, माफ़ कीजिए। नौजवान अपना नाम बताता है, जंग डोंगवू, और कहता है कि उसका परिवार बेहद ताकतवर है। जासूस बिना कोई भाव दिखाए ध्यान से उसकी हर बात सुनता है। जैसे ही वह देखता है कि जियान अकेला है, वह उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। हमारा हीरो ठुड्डी पर हाथ रखकर कुछ पल उस प्रस्ताव के बारे में सोचता है, जैसे स्थिति का विश्लेषण कर रहा हो। अजीब से लहजे में डोंगवू कहता है कि अगर वह असहज है तो उसे सवारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार नायक उसकी पेशकश स्वीकार कर लेता है और डोंगवू जवाब सुनकर बेहद खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद डोंगवू की सफ़ेद कार रुकती है और वह पूछता है कि नया लड़का कहाँ रहता है। जियान जवाब देता है कि वह बाम्पो ब्लू टावर में रहता है और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। कार के अंदर डोंगवू जासूस के घर की तारीफ करता है और औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है। वह ड्राइवर से कहता है कि पहले टावर पर रुकें और फिर अकादमी जाएं। बुजुर्ग ड्राइवर थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन रास्ता मान लेता है। पीछे की सीट पर दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं। माहौल हल्का करने के लिए डोंगवू जियान से बातचीत शुरू करता है और जिज्ञासा पूर्वक पूछता है कि उसने वह गणित का सवाल कैसे हल किया। जासूस थोड़ा हैरान होकर बगल की ओर देखता है। माहौल फिर अजीब हो जाता है और कहता है कि वह बस उससे प्रभावित हो गया था। फिर वह स्वीकार करता है कि उसकी गणित बहुत कमज़ोर है और उसे मदद की ज़रूरत है। नायक तब उसे प्राइवेट ट्यूशन देने की पेशकश करता है। डोंगवू बेहद उत्साहित होकर पूछता है कि क्या वह सच में कह रहा है। कान से कान तक का मुस्कान।
वह खुशी से झूम उठता है। अपने मन में जासूस सोचता है कि चीजें उम्मीद से बेहतर हो रही हैं। डोंगवू फिर पूछता है कि क्या यह सच है कि उसके पास इंस्टाग्राम या मोबाइल फोन नहीं है। दूसरी कार में एरा अपने ड्राइवर और सचिव यांग से बात करती है। गंभीर चेहरे के साथ सफेद बालों वाला व्यक्ति कॉल उठाता है। युवती कहती है कि वह उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में अधिक जानना चाहती है। सचिव पूछता है कि क्या वह चाहती है कि स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट उसकी जांच करे। एरा कहती है नहीं, वह बस जानना चाहती है कि क्या वह कोई ऐसा है जिसके साथ वह समय बिता सकती है। सचिव सहमत होकर वादा करता है कि शाम तक सारी जानकारी तैयार होगी। एरा ठुड्डी पर हाथ रखकर खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूब जाती है। अपार्टमेंट में लौटते हैं। नायक दरवाजा खोलकर घर में आता है। नकली माँ एप्रन पहने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। युवक उसकी इतनी गर्मजोशी देखकर थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वह प्यार से डांटते हुए कहती है कि घर आने पर उसे सलाम करना चाहिए। नकली पिता दूर से मेज पर अखबार पढ़ते हुए यह सब देख रहा होता है। युवक कुछ पल चुप रहता है, समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। थोड़ा हकलाते हुए वह आखिरकार उसे माँ कहकर अभिवादन करता है। नकली माँ उसे अच्छे काम के लिए बधाई देती है और बाहर से उनकी शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है। वह उसे जल्दी से उसके कमरे की ओर धकेलती है। लड़का पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों है। मुस्कुराकर महिला कहती है कि अंदर जाकर वह खुद समझ जाएगा। युवक उसकी उत्सुकता देखकर चौंक जाता है। कमरे में प्रवेश करते ही वह देखता है कि नया कमरा पूरी तरह से सुसज्जित है। मेज पर नया लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन रखा है। कमरे के कोने में एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी है। चौंक कर वह पूछता है कि क्या ऑपरेशन के फंड इस तरह खर्च किए जा सकते हैं। माँ हंसते हुए कहती है कि यह जरूरी खर्च है और याद दिलाती है कि वे अमीर हैं। मेज पर रखे सभी लेटेस्ट जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखकर वह अविश्वास में खड़ा रह जाता है। थोड़े कांपते हाथ से वह नया मोबाइल फोन उठाता है। फिर अपनी माँ की तरफ मुड़कर डिवाइस दिखाते हुए वह अनपेक्षित सवाल पूछता है, क्या आपको पता है इंस्टाग्राम क्या होता है माँ? महिला पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। अखबार पढ़ते नकली पिता तुरंत लड़के की गलती भांप लेते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बुजुर्ग आदमी के मन में एक आइडिया आता है। वह खड़े होकर आत्मविश्वास से कहता है कि वह उसे सब सिखाएगा। नकली माँ इस पर हंस देती है और हमारा नायक शर्म से लाल होकर पसीना पसीना हो जाता है। दृश्य बदलते ही हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा पसीना बहा रही है, मानो उसने कड़ी ट्रेनिंग की हो। अब सीन एरा पर फोकस होता है, जो रात में फिट रहने के लिए दौड़ रही है। अचानक वह दौड़ना रोक देती है और बगल में देखती है जैसे उसने कुछ देखा हो। तभी उसका प्राइवेट सेक्रेटरी उसके पास आता है, हाथ में डॉक्यूमेंट्स से भरी एक फाइल लिए। फाइल के अंदर हम अपने नायक के नकली पिता स्टीव कांग की प्रोफाइल देखते हैं। आदमी की तस्वीर देखते हुए एरा उसके नाम के बारे में सोचती है, थोड़ी उत्सुक। वह पढ़ती है कि वह एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी का सीईओ है जिसके पास अपार दौलत है। यह जानकर एरा की आंखें चमक उठती हैं कि नए लड़के के पिता इतने अमीर हैं। सेक्रेटरी जोड़ता है कि कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी है और चीन भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। एरा फिर वह फाइल बंद कर देती है। अब भी उस लड़के के बारे में सोचते हुए सूट पहने आदमी पूछता है कि क्या और गहराई से जांच करवाना चाहती है। फाइल लौटाते हुए लड़की कहती है कि जरूरत नहीं और मुस्कुराकर बोलती है कि नया लड़का उसके साथ घुलने मिलने के लिए काफी अच्छा लगता है। अगले दिन सिल इंटरनेशनल स्कूल में रोजाना की तरह रूटीन चलता रहता है। क्लासरूम में पढ़ाई शुरू होने से पहले बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। हमारे नायक की डेस्क पर हम उसका नया लेटेस्ट स्मार्टफोन देखते हैं। विजय की मुस्कान के साथ जियान उन लड़कियों को घूरता है जो कल उस पर हंसी थीं। कक्षा के दूसरी ओर एरा नोटिस करती है कि नए लड़के के पास अब फोन है। अपनी डेस्क पर बैठा जासूस बाजुओं को क्रॉस करके आत्मविश्वास से भरा है। उसकी आंखों में एक चमक और श्रेष्ठता का भाव है, जैसे उसने अगला कदम सोच लिया हो। उसकी आंखों की चमक साफ दिखा रही है कि वह बदला लेने के लिए तैयार है। एरा भी उसे देखती रहती है, ये जानने के बाद कि उसका परिवार कितना अमीर है। नायक भी उसे गंभीर और दृढ़ नजर से देखता है। एक हल्की मुस्कान के साथ वह सबको अपना नया फोन दिखाता है। एरा भी तिरछी मुस्कान देती है, जैसे उसे उसके नए अंदाज से मंजूरी हो। डोंगवू उसके पास आता है, बहुत उत्साहित होकर कहता है कि अब उसके पास फोन है। तभी लाल बालों वाला गुंडा पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। गुंडा हैरानी से पूछता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। ताना मारते हुए वह पूछता है कि क्या दोनों अब दोस्त बन गए हैं। अजीब तरह से डोंगवू कंफर्म करता है और बताता है कि जियान उसे मैथ्स की क्लास देगा। क्लास का एक और गुंडा इस सीन को घृणा भरी नजर से देखता है।
हमारा नायक बस चुपचाप उसे घूरता रहता है बिना कोई रिएक्शन दिए। लाल बालों वाला फिर डोंगवू से कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना और अचानक उसे छोड़ देता है। वह जोड़ता है कि अब उसे हमारे हीरो से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। गुंडा डोंगवू के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि यहाँ से चला जा। डोंगवू बिना कुछ कहे ओबे करता है और गुंडों का ग्रुप नायक को घेर लेता है। लाल बालों वाला उसे आत्मविश्वास से देखता है और हमारा हीरो भी उसे घूरता है। अपने मन में जियान पहचानता है कि ये गुंडा गो जिन सीख है, जो एक महत्वपूर्ण टारगेट है। जासूस चुपचाप अपने टारगेट्स को गहरी नज़र से विश्लेषण करता रहता है। एक और टारगेट है वोंग वू येंग, जो एक बड़े स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मालिक का बेटा है। गंभीर और सोच समझ भरे चेहरे के साथ यह लड़का अपने अगले कदम की तैयारी करता है। एक फरिश्ते जैसी मुस्कान के साथ हमारा हीरो गुंडों को गणित के सबक देने का प्रस्ताव रखता है। दोनों गुंडे हैरान हैं और नए लड़के का ये रवैया समझ नहीं पाते। लाल बालों वाला तब अपने दोस्त को आदेश देता है कि इस लड़के को कम परेशान करे। दूसरा गुंडा उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वह कहता है कि यहाँ सबसे ज़रूरी बात कुछ और है। गुस्से में वह कहता है कि अपनी औकात जानो और क्लास में ज़्यादा मत चमको। जासूस की मुट्ठी कसकर पकड़ते हुए वह पूछता है कि क्या उसने बात समझी। प्रोटैगोनिस्ट ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखता है, डर का एक भी एहसास नहीं। धमकी के बावजूद हमारा हीरो शांत रहता है और हाथ बांधकर खड़ा रहता है। अचानक उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह तय करता है कि अब बहुत हो गया। तेजी से वह बुली की गर्दन पर एक सटीक वार करता है। लड़का सांस लेने के लिए जूझता है और अचानक हमले से बहुत दर्द में दिखता है। जासूस का हाथ ढीला हो जाता है उसकी वार की सटीकता और गति दिखाते हुए। हमारा हीरो उसे ठंडी और बिल्कुल निर्दयी नज़रों से देखता है। जब बुली अभी भी संभल रहा होता है, वह फिर से पूछता है कि क्लास में चमकने का मतलब क्या है। कंधे को छूते हुए जियान पूछता है कि ये क्लास में ज़्यादा मत चमको का मतलब क्या है। बुली पूरी तरह से चुप हो जाता है और नए लड़के का सवाल नहीं समझ पाता। फिर हमारा हीरो लड़के के कंधे को इतनी जोर से दबाता है कि कपड़े का कपड़ा फटने लगता है। डर के मारे पसीना पसीना बुली को एहसास होता है कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। तेजी से वह बुली का हाथ उसकी पीठ के पीछे मोड़ देता है और उसे काबू में कर लेता है। लड़का पूरी तरह उलझन में है, समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। मुस्कुराते हुए जासूस पूछता है कि क्या यहाँ ऐसे ही दोस्त बनाए जाते हैं। इस बीच उसका हाथ बुली के कंधे को कसकर पकड़े रहता है। कमरे के उस पार लाल बालों वाला गुस्से से देख रहा होता है। चिढ़कर हमला करने वाला एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट आसानी से झुककर बच जाता है। तेज मूवमेंट से उसके बाल थोड़े हिल जाते हैं। गुस्से में बुली चिल्लाता है कि नए लड़के ने मौत को दावत दे दी है, उसे चुनौती देकर। वह फिर एक जोरदार पंच मारने की तैयारी करता है। हमारा हीरो शांत रहता है क्योंकि उसे ऊपर लगी सिक्योरिटी कैमरे के बारे में पता था। फ्लैशबैक में उसका नकली पिता उसे सिखा रहा होता है कि हर जगह कैमरे लगे हैं। कई मॉनिटर्स पर हम पूरे शहर की निगरानी फुटेज देखते हैं। सिर्फ माउस के एक क्लिक से वह अपनी पसंद का कोई भी कैमरा एक्सेस कर सकता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और एक कैमरे के नजरिए से कक्षा दिखाई देती है। पिता बताते हैं कि यही वह क्लासरूम है जिसमें वह पढ़ाई करेगा। माउस पर हाथ रखे। जासूस पूरी स्थिति पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। जिम के कैमरे में बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल खाली दिख रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टीचर्स लाउंज को भी बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ तक कि पियानो वाले म्यूजिक रूम की भी नज़रबानी हो रही है। अंत में स्कूल की लाइब्रेरी पर भी कई कैमरों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्कूल के फुटबॉल मैदान का दृश्य भी एक कैमरे की नज़र से दिखाया जाता है। नकली पिता घमंड से कहता है कि ऐसे सिस्टम को हैक करना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मुस्कुराते हुए वह लड़के की तारीफ करता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि वह उत्तर का सबसे बेहतरीन हैकर है। बुजुर्ग आदमी फिर से उसे उसके बोलने के अंदाज के लिए डांट देता है। फिर वह लड़के से कहता है कि इसे जल्दी ठीक कर दे और नौजवान तुरंत आदेश मान लेता है। नकली पिता उसे चेतावनी देता है कि ताकत का इस्तेमाल न करे क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। चेतावनी की गंभीरता को समझते हुए लड़के के चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है।